नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कोरोना की तीसरी लहर, क्या बचाव है, क्या उपाय है, क्या कैसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं डॉक्टर हेमचंद, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। लंबा अनुभव है चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। और हमारे साथ दूसरे साथी हैं विनय पांडे जी। विनय जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं। और कोरोना में कितना लाभ हुआ, जो इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग उनको कितना लाभ हुआ, कितने नुकसान हुए, किस तरह से देखा उन्होंने, उस बारे में बातचीत करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद भारत के कई राज्यों में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के मामले भी अब धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने नए सिरे से निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है। ओमिक्रॉन के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार कोविड कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले पर चर्चा हुई और रात्रि कर्फ्यू के समय को बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू भी राज्य में कोविड स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोविड टेस्टिंग बढ़ाए जाने के साथ ही नियमित तौर पर डाटा अपलोड करने को कहा, ताकि स्थिति का सही अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 15 से 17 वर्ष के किशोरों को अगले 7 दिनों में वैक्सीनेट कर लिया जाए। साथ ही 10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज की तैयारी भी सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने पीएचसी और सीएचसी स्तर तक आवश्यक दवाओं, कोविड आइसोलेशन किट आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम समय से उठा लिए जाएं। इस बीच कोविड के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम को भी एक्टिव कर लिया गया है। कोविड के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए जनता के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अस्थायी हेल्थ फैसिलिटीज को भी स्टैंड बाई मोड में एक्टिव रखे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड की तीसरी लहर आए या नहीं, लेकिन हर स्थिति से निपटने की तैयारियां एक कदम आगे रहकर करनी आवश्यक हैं। सरकार की ओर से स्वास्थ्य महकमे को सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर युक्त बेड की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और सर्दियों में बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में कोविड के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की ओर से कोरोना से बचाव और जोखिम को कम करने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग, मास्क का प्रयोग, उचित दूरी बनाने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि इस महामारी को एक साथ मिलकर हराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। तो ये थी कोरोना पर एक रिपोर्ट। आपने देखा प्रदेश में कोरोना के क्या हालात हैं, कैसे सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है कि उसका संक्रमण रोका जा सके। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम डॉक्टर हेमचंद जी से। डॉक्टर साहब, पहली लहर आई, कुछ कम नुकसान हुआ, दूसरी लहर आई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बीच में हालात कुछ सामान्य की ओर बढ़ रहे थे, लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, लोग निकलने लगे थे, मॉल खुल गए थे, सिनेमा हॉल खुल गए थे, सारी चीज़ धीरे धीरे हम सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन बार बार कहा जा रहा था कि मास्क लगाएं, दूरी, सामाजिक दूरी बना के रखें, और अब तीसरी लहर भी आ गई। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। देखिए, इसका बहुत जो आपने बताया है कि जो 3 तंत्र बताए गए थे कि सबसे पहले तो आप मास्क लगाएं, फिर 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी के बारे में बताना चाहूँगा मैं, लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, इसलिए कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो अगर 2 गज की दूरी तक अगर खड़े हैं आप, तो ये हमारी छींक वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि ये वायरस जो है ये कांटेक्ट यानी कि छूने से, चाहे मुंह में या नाक के, उससे आता है। ये हवा के थ्रू नहीं आता, कहा जाता है, बट उतना नहीं है। जैसे पानी पीने से आपका हैजा हो जाता है, या वायरल डिजीज और दूसरे टाइप की होती हैं हवा से, या आपके और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, ये टच से फैलता है। और उसके बाद थर्ड हमने ये कह रखा है कि आप सैनिटाइजर से या पानी से बार बार हाथ धोइए, जिससे कि अगर कुछ
तत्व आपके उसमें लगा है तो वो हमेशा गिरता जाएगा। उसके अलावा ये 3 तो आपको बताए गए हैं, साथ में ये भी कहा गया है कि आप भीड़ में नहीं जाएं, क्यों अगर जाएंगे तो 2 गज की जो दूरी है वो मेंटेन नहीं होगी नेचुरली। और बुजुर्गों को, माँ बाप जो बहुत 60 के ऊपर हैं और या बच्चे हैं, उनको बाहर जाने से रोकें, क्योंकि शुरू में तो खैर जो बुजुर्ग थे उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया था, इम्यूनिटी कम हो जाती है, ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है बॉडी में इम्यूनिटी का। अब सवाल ये उठता है कि ये पहली लहर आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आती है। वायरस और बैक्टीरियाज में ये हमारे जो जीवाणु हैं या कीटाणु हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे कहते तू डाल डाल में पात पात, उसने अपना एक रूप दिखाया तो ये अपना रूप चेंज करता है वेरिएंट के रूप में, और अगली बार आकर के अपने म्यूटेशन हो जाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो जो पुराना इफेक्ट था बॉडी में, अब ये दूसरी तरह से आपके शरीर में प्रवेश करके इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। इसीलिए जो फर्स्ट टाइम का आपका वायरस आया था उसने अपनी मॉर्बिडिटी और मोर्टलिटी यानी कि इन्फेक्टिविटी भी कम थी और डेथ भी कम हुई थी। मगर सेकंड जो आई बहुत जल्दी आई, थोड़े से गैप के बाद, और वो विरुलेंट बहुत ज़्यादा थी। विरुलेंट मतलब विषाणु उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी में जैसे गए उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, जो कि हमें लक्षण के रूप में आते हैं, और ख़ासकर हमारे लंग को उसने जो है इफेक्ट किया। धीरे धीरे किसी तरह से हमने देखा कि फर्स्ट में जितने भी हमारे लोग यानी कि पेशेंट हमारे इफेक्टेड हुए थे और जितनी भी डेथ हुई थी, सेकंड में उसके कहीं 4 गुना हमें ज़्यादा हुआ। उसका रीज़न पहले तो विषाणु का म्यूटेशन चेंज डेल्टा के फॉर्म में आया, और दूसरा ये था कि जितनी कड़ाई हमने फर्स्ट में की थी, अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, उतना हम सेकंड में नहीं कर पाए थे। लोग हो सकता है कि कुछ इम्यून हो गए थे, भाई ये तो होता ही रहता है, और लोग हो सकता है कि ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लो या बाजार मार्केट में जाने को तरस गए, लोगों से मिलने को तरस गए। दूसरा, गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये रहती कि इकोनॉमी भी इफेक्ट पड़ती है, बाजार नहीं खुले तो लोग भुखमरी शुरू होगी, किसी के रोजगार चले गया, तो उसके बाद हमारे सेकंड में काफ़ी डेथ हुई। फिर भी उत्तराखंड में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, जिससे कि और हिमाचल के मुकाबले, जैसे हिमाचल है हमारा, तो उसकी हमारी टोपोग्राफी और जियोग्राफी लगभग एक सी है। तो हमने एक आइबरमेक्टिन दवा शुरू की थी, अगर आपको याद है, मास एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, जिसमें घर घर हमने पुड़िया बंटवाई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो एक एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ने जो बना रखी, उसका अध्यक्ष मैं ही हूँ, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, और हिमाचल के मुकाबले हमने ये देखा कि 15 से 18 दिन पहले हमारी पॉजिटिविटी डाउन हो गई थी सेकेंड की, और अगर उसी रेट से डेथ होती तो हमने कम से कम 453 लोगों की जान बचाई। तो अब किसी तरह से हम नीचे आ गए थे। तो बहुत दिनों से हमारे आंकड़े बता रहे थे कि पर डे कभी 10 कभी 12 और डेथ कोई नहीं हो रही थी। धीरे 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 करके हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे थे, मगर इतने में फिर नया रूप जो है ओमिक्रॉन के नाम से साउथ अफ्रीका से ये वायरस फिर हमें इंपोर्ट हो गया। पेंडेमिक मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड। और अब आते आते बस अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये 3 या 4 गुना ज़्यादा फास्ट मतलब जो है बढ़ रहा है। यानी कि एक टाइम पर अगर पहले 10 होते थे, ये 40 के आसपास एक दिन में आपको मिलेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं, मैं 4 दिनों का डाटा आपको बता रहा हूँ। 105 आए, फिर 350 आए, फिर जो है 505 आए, और आज के दिन में हमारे पास 6,700 यानी कि 700 के आसपास केसेस कल निकल गए। तो ये एक एक दिन में यानी डबलिंग हो रही है, 1.5 दिन में इसकी डबलिंग की कैपेसिटी है। अब इसकी इन्फेक्टिविटी तो है, मगर ये कहा जाता है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, एक्चुअली सांस की नली को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक अपर जहाँ ट्रैकिया और दूसरा जहाँ से हमारे फेफड़ों जाती है। जो सेकंड में डेथ हुई थी बेसिकली वो निमोनिया की वजह से ज़्यादा हुई थी। जैसे आपने देखा 93 के नीचे ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती थी। तो इसमें अभी तक जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं ज़्यादातर, हालांकि वो उसमें 60-70% हमारे पेशेंट जो हैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, बट सिम्टम बहुत माइल्ड होने की वजह से अभी हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं भारत में केवल 2 डेथ हुई है। हमारे उत्तराखंड में 4 केसेस अभी तक हुए हैं और कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट ओमिक्रॉन का भी मतलब देखा जाए 4 केसेज हैं और वो होम आइसोलेशन में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी अगर आप देखें होम आइसोलेशन ही हो रहा। होम आइसोलेशन हम उन पेशेंट को देते हैं इनके सिम्टम माइल्ड होते हैं, और जैसे अगर वो मॉडरेट या सीवियर के बीच में आता है उससे तुरंत जो है हॉस्पिटल में हमें दाखिला देना पड़ता है। तो ये वेरिएंट जो है जब जब रूप बदलेगा तो शुरू में समझ में नहीं आता। आदमी हम और आप भी है, अभी बैठे हैं, अभी हम अगर जोकर की तरह बदल जाएं या रामलीला में अपने पार्ट लेते हैं बदल जाते हैं तो पहचानने में टाइम लगता है। तो ये प्राकृतिक एक गुण जो है
वायरस और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी दे रखा है कि हम इधर प्रयास करते हैं तो वो दूसरी तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया जैसा कि पहली लहर, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, लेकिन जब पहली लहर आने के बाद सरकारी स्तर पर और या कहा जाए निजी स्तर पर लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। जो पढ़ाई लिखाई थी या टीचिंग के जॉब थे वो ऑनलाइन हो गए, बहुत से कारोबार ऑनलाइन हो गए। तो हमारे साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं, विनय जी, जब पहले कोरोना के पहले आप अलग अलग शहरों में जाना, विदेशों में जाना, लोगों को पढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़े होने के कारण, तो जब ऑनलाइन हो गया तो कितना इसको आपको किस ढंग से कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जैसे कि आपको पता है मैं आईटी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो आईटी वालों के लिए ऑनलाइन काम पहली बार नहीं है, वो पहले भी करते थे, बट बाकी सोसाइटी के लोगों के लिए ये नया है था। तो इसको एक्सेप्ट करने में उन लोगों को थोड़ा टाइम लगा। देखा जाए प्रिकॉशन के तौर पे तो होम आइसोलेशन और ये दुनिया भर की जो चीज़ें कोविड के चक्कर में आई हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम था, क्योंकि अगर कोई जॉब करने के लिए बाहर निकल रहा है तो वो इन्फेक्टेड लोगों के टच में भी आ सकता है और वो इन्फेक्शन लेके फिर घर पे भी आ सकता है। तो जब लॉकडाउन लगा और वर्क फ्रॉम होम भी एप्लीकेबल हो गया तो इसमें दो फायदे थे। एक फ़ायदा तो ये था कि इन्फेक्शन को लगभग अवॉइड कर दिया गया, बाहर के इन्फेक्शन को। दूसरी चीज़ें ये थी कि काम पे असर नहीं पड़ा, नहीं तो लोगों की जॉब जाने का ज़्यादा खतरा था। गई हैं जॉब बट कम गई हैं। जो काम ऑनलाइन तरीके से हो गए उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है, जबकि ऐसा भी है कि कई काम ऑनलाइन नहीं हो सकते, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के जो फील्ड वर्क हैं वो तो अभी भी ज़रूरी हैं। तो ऑनलाइन का दूसरा फ़ायदा एक ये कह सकते हैं हम कि अब घर परिवार के लोगों को साथ बैठने का भी मौका मिला। आजकल के लाइफस्टाइल में लोग फ़ोन, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट, इन सब पे ज़्यादा बिजी हो गए थे। साथ बैठ के भी सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठ जाते थे। तो अब घर में साथ रहने का ये है कि किसी भी पहर में वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं आमने सामने। तो अब जुड़ाव जो है फैमिली के बीच में वो थोड़ा सा और बेटर। मतलब आपका मानना है कि ये कोरोना के लाभ भी हुए हैं जी। जो लॉकडाउन हुआ या कोरोना जो इन्फेक्शन बढ़ा तो लोग घर से ही ऑनलाइन करने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे जो अपनी केंद्र सरकार ने जो बुनियादी ढांचा, खासकर साइबर टेक्नोलॉजी कहा जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इन सब जो पहले से बढ़ावा दिया जा रहा था, इसका काफ़ी लाभ मिला इस दौर में। क्या कहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल सत्य है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर ढांचागत सुविधाएं दी जाएं तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल के सामने आ सकता है। तो आईटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट सुविधाएं। तो इंटरनेट की सुविधाएं हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं। जबकि गांव के तरफ देखा जाए तो वहाँ पे भी पहले से तो बेटर हुआ है, तो थोड़ा सा वहाँ पे और तो ये कहा जा सकता है, आपका कहना है कि जो ब्रॉडबैंड पर सरकार ने पहले ही फोकस कर रखा था जी कि हर घर में, हर गांव में हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो जी, तो उसका लाभ इस कोरोना काल में मिल गया जी। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस ढंग से ये बदलता है, अपना रूप बदलता है बैक्टीरिया, ये जो आपका वायरस है। तो अभी जो वायरस नया आया है तो वो सभी को तो हो नहीं रहा, उस वायरस का इफेक्ट हो नहीं रहा है। कुछ पुराने वायरस भी एक्टिव हैं लगता है, ऐसा जैसे भी रिपोर्ट जो आ रही है। तो उनके बचाव के क्या तरीके हैं, क्या बचाव किया जा सकता है? देखिए सर, बचाव का जो हमारा तरीका है वो चाहे पहली लहर हो, चाहे सेकंड लहर हो, चाहे थर्ड लहर हो, तीनों का बचाव जो है एक सा है। मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, कुछ बचाव लेवल इंडिविजुअल लेवल पे है, कुछ बचाव लेवल जो है गवर्नमेंट के लेवल पे है, कुछ बचाव लेवल सोसाइटी के तौर पे है। इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कि प्रसार किया गया है गवर्नमेंट द्वारा शुरू से ही, वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मीनिंग दियर बाय, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह से बिहेव करें कि आप कोविड-19 के स्प्रेड को जो है रोक सके, कहने का मतलब ये। तो वो तीन चीज़ें जो हमने बताई थी, मास्क पहनना, मास्क पहनने का फ़ायदा यही है कि अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ थूक की छींटें बाहर निकलती हैं और कुछ नाक का सिक्रेशन बाहर निकलता है, तो वो अंदर ही आपका रह जाएगा और दूसरे व्यक्ति को जो आसपास है तो उसको नहीं फैलेगा। और 2 गज की दूरी में आपको तरीका बता चुका हूँ क्यों हम कहते हैं करके।
थर्ड सैनिटाइज करने का मतलब ये हुआ है, यू डू नॉट नो, आपको पता नहीं है। अब हम जब चलते हैं, मिलते हैं, कितने लोगों से हम लोग जो है बात करते हैं, कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर कोई ज़रूरी नहीं कि लगा है आपको, अगर हैबिट आप बना लेंगे तो अगर कहीं लगा भी है तो कंटामिनेशन हो जाता है। यूजुअली अगर आप साबुन से और पानी से तेज धार में अगर हाथ धोते हैं तो ये मान के हम चलते हैं कि 98% जो है कंटामिनेशन आपके हाथ से चले गया। तो वायरस या बैक्टीरिया जो भी पहले आता है आपको कंटामिनेट करता है, यानी कि स्किन में अगर हो सकता है स्किन के थ्रू, चूंकि ये स्किन के थ्रू तो अंदर जाता नहीं, ये जाएगा आपका नेजल कैविटी के थ्रू या मुंह के थ्रू। मगर वो जाएगा कैसे बेसिकली, या तो थूक या छींक की सीटें, या आपके हाथ है जो बार बार जो है हम मुंह में लगाते हैं, आंख में लगाते हैं, या उधर से हम इधर लाएंगे, या अगर हमें है तो हम दूसरे को देंगे। तो इसीलिए कहा गया कि शेक हैंड बिल्कुल बंद करें। लोगों ने हाथ मिलाना बंद भी कर दिया। नहीं कर दिया था, अच्छी बात है, और नमस्कार के फॉर्म में हम आ गए थे। और जो नमस्कार नहीं कर रहे तो दूर से आपने देखा होगा मुट्ठी मिलाते थे, वो भी थोड़ा सा उतना अच्छा तरीका नहीं है। पुरानी परंपराएं थी उसका निर्वहन करके आप बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं सर। देखिए मुझे याद है, मैं बचपन में चूंकि पहाड़ का रहने वाला हूँ, मेरी माँ मुझे घर के अंदर नहीं आने देती थी जब तक कहते पहले हाथ धो के अंदर आकर के। आज हमें याद हो रहा है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है करके। तो ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और भीड़ में जाने का मतलब नुकसान तो होता ही है। बुजुर्ग जितने हो गए तो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, शरीर की क्षमता कम हो जाती है, बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। वैक्सीन आने के बाद ये है, ऐसा नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा। वैक्सीन लगने के बाद सर फायदा ये है कि कोविड की जो इन्फेक्टिविटी है या उसका असर है वो बहुत कम हो जाता है। वैक्सीन का ये फायदा है। ये गलतफहमी है लोगों में कि वैक्सीन लगने से बिल्कुल ही कोविड नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं भी हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ को हो रहा तो उसमें हमेशा इन्फेक्टिविटी कम रहेगी, तो उसके साइन सिम्टम बहुत कम रहेंगे। तो ये हमारे जो चाहे पहली वेव हो चाहे सेकंड या थर्ड की, आज भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वही है जो पुराना था। होम आइसोलेशन जैसे हमने कहा, ट्रीटमेंट में मैं आता हूँ थेरेपेटिक में, दवा जो हमने पहले सेकंड और थर्ड में दी थी वही है, कोई फर्क नहीं है। और होम आइसोलेशन जो पहले ज्यादा था 14 दिन तक का, अब वो इस बार हमने 7 कर दिया है। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वायरस आपका ओमिक्रॉन आया है, ये बेसिकली 4 या 5 दिन में ये जो है नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसमें 14 दिन तक घर पर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति जो फैलती है वो इंक्यूबेशन पीरियड पर डिपेंड करता है। उसी को हम ट्रांसलेट करते हैं क्वारंटीन के तौर पे, कि अगर आज मेरे शरीर में वायरस प्रवेश किया है तो अगर पहला वाला जो और सेकंड वायरस था वो 14 दिन का उसका समय था कि 14 दिन में कभी भी सिम्टम ला सकता है, और इस वाला वो वायरस जो है ओमिक्रॉन, ये 5 या 6 या 7 दिन में जो है अपना असर कर लेगा। अगर नहीं है तो उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। इसलिए इसमें आइसोलेशन भी 7 दिन का कर दिया, और क्वारंटीन भी अगर देखा जाए तो ये आइसोलेशन जितने दिन का होता है उसी के आसपास क्वारंटीन भी माना जाता है। डॉक्टर साहब सिम्टम क्या है, जो नए वायरस क्या सिम्टम? सिम्टम सर इसमें ये देखा गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैंने बताया, यानी कि ये जो मैंने शुरू में आपको बताया है, गले से लेके अंदर फेफड़ा हो गया, ट्रैकिया फेफड़ा, और बाकी आपका मुंह हो गया, और गले में खराश होना, हल्की सी खांसी होना, और स्नीजिंग होना, और छोटा सा कफ होना, और हेडेक होना, थोड़ा वीकनेस, और यह थोड़ा सा टेस्ट का चेंज होना, ये इसके सिम्टम्स हैं बेसिकली। पहले कहा जाता था कि महक नहीं आती, सुगंध गंध चली जाती, अभी उस फॉर्म में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, स्वाद नहीं मिलता था। हाँ, वो पहले वाले का था बिल्कुल था, बट इसमें वो सिम्टम अगर आएगा तो कुछ लोगों में आएगा और बहुत कम आएगा। खांसी आएगी, खांसी हल्की आ सकती है, स्नीजिंग होगी, आपको खराश हो सकती है, सोरनेस हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, और कुछ चूंकि बॉडी का सिस्टम क्या है कि इम्यून सिस्टम डेवलप होता है तो फीवर भी आना जरूरी हो जाता है, तो फीवर भी आ सकता है। तो ये काफी फर्क पहले से है। और अच्छी बात यह है कि लोअर सबसे ज्यादा नुकसान करता है लोअर रेस्पिरेटरी, यानी कि निमोनिया के कारण ही डेथ होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सडन जो ड्रॉप होता था ना, यानी कि आपका 98 से लेके पता चला कि आपका 90 पे आ गया, तो एकदम ले जाने की जरूरत पड़ती थी, वो चांसेस इसमें कम है। ये अभी तक वैज्ञानिक लोगों ने हमें बताया है। तो जैसा आपने बताया, अगर मान लीजिए सिम्टम किसी को आता है तो क्या करना चाहिए उसे? सिम्टम आने में सर आज भी हमारे लैब बिल्कुल उसी तरह से एक्टिवेटेड हैं। नियरेस्ट लैब में जाकर के आप अपना चेकिंग करवा लीजिए, पहला काम। बिल्कुल कोई इसमें हिचक वाली बात नहीं है। ट्रूनेट करवाइए और या RT-PCR करवाइए, और अगर आपका पॉजिटिव आता है तो नेचुरली हम आपको सिम्टम कम है तो होम आइसोलेशन की ही सलाह देंगे।
और आप घर पर रहिए। और होम आइसोलेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तरीके बना रखे हैं कि आपका एक केयर गिवर होना चाहिए, अलग से कमरा होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पता चला कि गांव में छोटे घर हैं, इतने बड़ा स्पेस आपके पास नहीं होता है, तो ऐसे में हम लोग पंचायत में या CCC जो हम कोविड केयर सेंटर कहते हैं, जहां पर खाली आपको लेटने की सुविधा है, खाना पीना सब मिलता है और एक मिनिमल टाइप की हम आपको दवा देते हैं, उसमें ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अब सीवियर भी नहीं होगी, तो 5वें और 6ठे दिन आप जो है बड़े आराम से 7वें दिन के बाद घर भी जा सकते हैं। तो बट आज के दिन में मैं यही सलाह दूंगा, इसको छुपाइए मत। छुपाने से क्या होता है कि आपकी सीवियरिटी भी बढ़ सकती है। दूसरा, आप जिन व्यक्तियों से समाज में जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उतनों को आप फैलाने की क्षमता रखते हैं, और ये 3 गुना ज्यादा फैलती, मैंने आपको बताया था। स्पीड ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और यानी कि 1.5 दिन में आप समझ लीजिए डबलिंग हो जा रही है, और इतनी ज्यादा फैल रही है कि आज मैं आपको 4 दिन का आंकड़ा मतलब दे दिया अभी। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा कि किसी ढंग से आंकड़े बढ़ रहे हैं। हाँ, तो कंट्री में भी आज हम देख रहे थे 3007 केसेस मतलब इकट्ठे आ गए एक ही दिन में जो है। एक टोटल 3007 हैं, तो और कल की जो रिपोर्ट है 1003 के आसपास आ गए। हालांकि उत्तराखंड में स्थिति काफी बहुत बेहतर अच्छी है, बहुत अच्छी अन्य राज्यों है की अपेक्षा। बिल्कुल। लेकिन चूंकि दिल्ली से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ रहा होगा। नहीं, नया साल भी आया, नया साल आया, बीच में जो है आपने देखा होगा होटल्स तमाम बुक थे, शादी ब्याह काफी हुई थी। अब थोड़ा सा देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल आ रहा है, अब उसमें थोड़ा सा हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने इम्यून सिस्टम की बात की कि हमको इम्यूनिटी अपनी मजबूत रखनी है। जी जी। तो जब जैसे अब विनय जी ने कहा कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उस पर इम्यून सिस्टम को किस ढंग से इफेक्ट पड़ता होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इम्यून सिस्टम में उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने में सक्षम है, वो तो विजुअल। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे पांडे जी बता सकते हैं कि ज्यादा विजुअलाइजेशन से आंखों में थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा और वो होगा। इम्यून सिस्टम तो बेसिकली डिपेंड करेगा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी आपकी एज है, खान पान आपका कैसा है, आप मांस नहीं मदिरा या बीड़ी सिगरेट कान है, इस पर सब डिपेंड करता है। विनय जी, आप जैसे डॉक्टर साहब बताया कि इम्यून सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है इस बीमारी में, तो आप घर पे ही रह रहे हैं, तो किस ढंग से खान पान लेते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे? कुछ एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह करते हैं क्या? या फिर जब आप लगातार काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो आँख पे कितना असर पड़ रहा है? क्या अनुभव है आपका, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, कंटिन्यूस स्क्रीन को आप देखेंगे, चाहे मोबाइल की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे आपका डेस्कटॉप है जो भी, तो उससे प्रॉब्लम तो होती है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप हर 15-20 मिनट पर अपनी आँख स्क्रीन से हटा के किसी दूसरी तरफ ले जाइए। हल्का मसाज कर सकते हैं आँखों को। हाथ पैर की भी थोड़ी सी मूवमेंट ज़रूरी है। उठ के बीच में अपनी सीट से टहल लेना, बॉडी का पोस्चर कैसा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो। कान पे हेडफोन लगे रहते हैं, अगर वो भी कंटिन्यूसली लगे रह रहे हैं तो क्योंकि एयर वेंटिलेशन कान पे नहीं होता, तो उसकी वजह से भी आपको कान की समस्याएं हो सकती हैं, तो बीच बीच में आपको उसे भी हटा लेना चाहिए। इसके अलावा ऑफकोर्स योगा, मेडिटेशन वगैरह तो ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको करनी है। और आहार के तौर पे भी सात्विक आहार अगर आप लें तो ये बहुत ही बेटर है इस टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसा आपने कहा, डॉक्टर बताया, जैसा विनय जी ने, कि हमको पोस्चर बदलते रहना है, आँख बीच बीच में हटा भी लेनी है, आँख को थोड़ा मल भी लेना है, कान से हटा भी लेना है। पर्वतीय अंचल से आप आते हैं जी, पर्वतीय अंचल में किस तरह से देखते हैं इसको? वहाँ पे क्या कहेंगे लोगों को, कैसे, क्योंकि लोग जिनके जो अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं, तो क्या खान पान रखना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर आपको याद है कि हल्दी का उपयोग कितना शुरू से हमारे समाज में होता है, दूध में भी होता है, हम लोग हर सब्जी और दाल में हल्दी का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हमारी जड़ी बूटी जो जंगलों से निकलती है, और आपका कथा जिसको कहते हैं जो उबाल करके पीते हैं, और बचपन में हम लोग काढ़ा जो है, और दालचीनी बचपन में हम लोग देखते थे कि खूब खाते थे जंगल से ला करके। अदरक हम इस्तेमाल करते हैं, और भाप का तो मैं आपको बताऊंगा कि इतना, मैं पता नहीं, मेरी एक आदत शुरू से ही है, कोविड तो बाद में आया, एक आदत बन चुकी है पिछले 10-15 साल से। यानी 2 टाइम में भाप लेता हूँ, नमक के पानी का गरारा और टिंचर बेंजोइन का फवारा कहते हैं उसको। अच्छा, यानी कि स्टीम इनहेलेशन कीजिए और साथ में गार्गल कीजिए। तो ये दिनमान भर का अगर कोई कूड़ा करकट आपके, क्योंकि माउथ जो है सर हमारा एक रिजर्वॉयर है, नाक और माउथ जो है,
इसके अंदर पता नहीं असंख्य वायरस और कीटाणु आपके पास हमेशा भरे रहते हैं। वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि आपकी बॉडी जैसे आप किनारे पे खड़े हैं, किसी ने धक्का मार दिया तो आप गिर गए नीचे। तो ये हमारी जो अपनी हैबिट्स हैं पहले से, अगर आपको याद है जब हम बचपन में थे तो हमारी पीटी परेड होती थी और ये योगा क्लासेस होते थे। समय की व्यवस्था के कारण हम लोग जो है धीरे धीरे अपनी पुरानी प्रथा को जो है भूलते गए और कुछ लोगों ने इसी को अपना एक नया रूप लिया और उसके बाद वो दुनिया में मशहूर हो गए कि भाई देखिए वो तो योग गुरु है करके। आप समझ समझिए मतलब सनातनी परंपराएं जो परंपराएं हमने छोड़ दी, उनको प्लेटफॉर्म दिया, दी। हाँ, उसकी मार्केटिंग होगी तो उनका नाम हो गया, अदरवाइज कोई नया इन्वेंशन नहीं हुआ अगर देखा जाए तो वो भी मेरी अपनी हैबिट है। तो ये शुरू से ही मतलब अगर हम अपने, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अब ये समय आ गया है कि ये सारी चीजें हम अपने बच्चों के पाठशाला से ही शुरू करें ताकि लोग इसको जिंदगी भर नहीं भूलें। और भी आप अपने आईटी फील्ड में गया, मैं मेडिकल में गया, कोई बिजनेस में गया, कोई कहाँ गया, मगर आप 1-2 घंटा इन चीजों के लिए समय जरूर निकालिए। बाकी आप नक्षत्र तक चले जाइए, हमें कोई वो नहीं है। मतलब मोटे तौर पर अपना जो आपने बताई, मुझे इसको थोड़ा और विस्तार चाहूंगा। 2 बातें आपने बताई, किसी न किसी रूप में हल्दी और दालचीनी, अदरक का सेवन किया जाए किसी भी फॉर्म में, किसी तौर में, और दूसरा इजीली अवेलेबल है चीजें। दूसरा आपने गरारा की बात कही कि गरारा कैसे लिया जाए और भाप कैसे लिया जाए, खासकर ग्रामीण अंचल में। जैसे अब यहाँ तो शहरों में आजकल इक्विपमेंट आ गए, बिल्कुल तो लेकिन गांव ग्रामीण अंचल कैसे? इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। गरारा में आपने हल्का गुनगुना पानी किया और थोड़ा सा नमक डाल दिया तो आप 5 मरतबा करते हुए आपने खत्म कर दिया उसको। और उसके बाद स्टीमुलेशन में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। पानी आपका निकल रहा है, भाप बीच में अंगोछा पतला सा ले लीजिए, रुमाल रख लीजिए ताकि आपकी नेजल कैविटी की जो म्यूकोसा है वो जले नहीं। तो आप थोड़ा सा 10 मिनट तक भाप लेते रहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका म्यूकस जितना होता है बाहर निकल आता है, एक तो गला साफ रहता है। स्मोकर्स तो हैं हमारे उसमें, उनके लिए और ज़्यादा फायदेमंद है अगर देखा जाए तो। ये दोनों जो हमारी आदतें हैं ये बहुत लंबे समय तक काम देती हैं। वीरा जी, मैं आपसे लास्ट में, बहुत समय कम बचा मेरे पास, क्या बताना चाहेंगे, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे आप जो घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको? देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो है बहुत अच्छी चीज़ हुई है आज के समाज में। ये पहले भी पॉसिबल था, हुआ भी, बट छोटे तौर पे था। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जो हम वर्क फ्रॉम होम के तौर पे कर सकते हैं, बट उसमें दायित्व सभी का है, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो, सबको मिलजुल के काम करना है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने आपने कहा कि हमको प्रिकॉशन के तौर पर दालचीनी का सेवन करें, हल्दी का सेवन करें, गरारा करें, भाप लें। विनय जी ने कहा कि हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अब इतनी सारी जानकारी दी आप लोगों ने, आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक मैं संदेश देना चाहूँगा कि दर्शकों, अभी कोरोना का गया नहीं है, संक्रमण बढ़ रहा है, तो हम मास्क जरूर लगाएं और मास्क इस ढंग से लगाएं कि बीच में अपना हाथ न पड़े। मास्क लगाकर ही आप घर से निकले अति आवश्यक होने पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।